हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। आज सीएचएसएल के सेकंड दिन का पेपर है और एसएससी बहुत बढ़िया काम कर रही है कि हर दिन जो है गणित की अगर मैं बात करूं क्वेश्चंस एक जैसे नहीं पूछे जा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो सवाल पहली शिफ्ट में आ रहे हैं दूसरी शिफ्ट में डाटा बदल के वही सवाल आ जा रहे हैं, तीसरी शिफ्ट में भी वही आ जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है। एसएससी ने नए क्वेश्चंस तो नहीं बनाए हैं, पुराने फिक्स क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चंस को ही बार बार पूछा है। आज दो तीन चीजें जैसे नई देखने को मिल रही हैं जो कि ज्यादा नहीं पूछे आते हैं। एपी के सवाल पूछे गए हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, समांतर श्रेणी के। देखिए, हम केवल मैथ्स से डिसाइड नहीं कर सकते कि पेपर इजी है। मैथ्स जो है वो हम इजी टू मॉडरेट कहेंगे, लेकिन अगर मैं ओवरऑल पेपर की बात कहूं, चारों सेक्शन अर्थ, ये आपका इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, तो पेपर मॉडरेट प्लस है। ठीक है, मॉडरेट से थोड़ा सा अच्छा लेवल हम कहेंगे, क्योंकि रीजनिंग के दो तीन सवाल बहुत ही बढ़िया पूछे जा रहे हैं। इंग्लिश में पीक्यूआरएस बहुत ही बढ़िया है, और जीके जीएस जो है वो अपर लेवल का है। मतलब बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है अगर आप जीके जीएस में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। काम चलाओ तो आपका काम हो जाएगा। देखिए, क्वालिफाई आप सभी लोग कर लेंगे, क्योंकि सीएचएसएल क्वालिफाई है टीयर 1 में, तो 70-75 आपके 100% एक्यूरेसी के साथ करेक्ट है, तो आप सेफ साइड में हैं। ठीक है भाई, कोई तकलीफ नहीं। अब जैसे कुछ एक सवाल है, इसमें कुछ भी नया या बताने लायक नहीं है, हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। मैंने आपको कल ही बता दिया था कि भाई अब ये आगे पूछा जाएगा, वही सेम चीज आगे आज पूछी गई है। मैं आपसे बड़ी छोटी छोटी सी बात कहूंगा, जैसे भाई किसी आर्टिकल के एमआरपी पे आप डिस्काउंट देते हो 15% का, 15% आप डिस्काउंट देते हो। 15% डिस्काउंट देने के बावजूद भी आपको 2% का प्रॉफिट होता है। तो हम आपसे पूछे, बताओ आर्टिकल का मार्क प्राइस, अंकित मूल्य उसके कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है, या फिर शॉर्ट में इसको मार्कअप परसेंटेज भी बोला जा सकता है। क्लियर है? ये प्री का सबसे फेवरेट कंसेप्ट यही है डिस्काउंट में। तो भैया हमने कल ही आपको समझाया था कि अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, मार्कअप परसेंटेज दिया है, तो सीपी से एमपी का रेशियो डायरेक्ट होता है 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। ये सिंपल सा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। डिस्काउंट जैसे यहां पे 15 है, 100 माइनस 15 85, प्रॉफिट 2 है, 100 प्लस 2 102, 17 से कट जाएगा 5:6। रेशियो पूछ सकता है सीपी से एमपी का। पूछा मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है, भाई कॉस्ट प्राइस 5 है, मार्क प्राइस 6 है, तो कितना ज्यादा है 1/5, यानी कि 20% का यहां पे मार्कअप किया गया है। ये बड़ी बेहतरीन सी बात पूछी गई थी मेरे दोस्तों। अच्छा जी, ओके। देखिए, अभी मैथ्स वंडर इन सेकंड्स पे मैंने आपको एक शॉर्ट्स भी डाली है कि अगर आपको 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट दिया जाए और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जाए, तो सबसे बेसिक सवाल बनता है, आपसे रेट प्रतिशत पूछेगा। समझे कि नहीं समझे? अबे कुछ समझे? जैसे कि एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों, आपको 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1800 रुपए बोल दिया, ठीक है भाई, और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बोल दिया, सपोज कितना ले लें भैया, 1980 रुपए। ठीक है भाई, तो आप मुझे बताओ रेट प्रतिशत क्या है। आप जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है। अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1800 है, तो पहले साल का भी 900 होगा, दूसरे साल का भी 900 होगा। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे दोस्तों आपका यहां पे 1980 है, तो 18 से तो हो गया, बचा कितना 180 रुपए, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता ब्याज पर ब्याज। तो 900 रुपए पे मेरे दोस्तों आपको 180 ब्याज मिला होगा 1/5। तो ब्याज की जो दर है वो 1/5, 20% पर एनम है। ठीक है, ये सिंपल जिंदगी। आपसे यहां पे प्रिंसिपल भी पूछा जा सकता है मेरे दोस्तों। अगर प्रिंसिपल पूछेगा, ये सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट किस पे मिलता है? प्रिंसिपल पे, यानी कि प्रिंसिपल का 1/5 900 है। तो प्रिंसिपल कितना है? 4500 रुपए, 4500 रुपीज जो वो आपका प्रिंसिपल है। और ये सारी कैलकुलेशन दिमाग में होनी चाहिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। ठीक है भाई? अच्छा, सवाल तो बहुत ही ठीक ठीक सवाल पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनको बहुत आसान कह दें, हम उनको बहुत कठिन कह दें, लेकिन आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। अब जैसे हम आपसे एक सीरीज पूछते हैं, आप मुझे खुद बताओ, बच्चों की तरह बताना, 1 + 5 + 6 + 10 + 11, ये रीजनिंग का सवाल नहीं है, गणित का ही सवाल है, +15, ऐसी चल रहा है क्या, और 16, ये सीरीज है। इसके 200 पदों का योग आप बताओ, इसके 200 टर्म्स का योग आपको बताना है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है? नहीं। या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? नहीं।
आप कहोगे सर इसमें तो दो दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिख रही हैं, 1 से 5 4 का गैप है, फिर 1 का गैप आ गया, फिर 4 का, फिर 1 का, फिर 4 का, फिर 1 का, इसका मतलब दो दो एपी हैं। अभी 1 से 6, फिर 6 से 11, 11 से 16, 5 5 के गैप, 5 से मेरे दोस्तों 10, 10 से 15। लेकिन मैं आपको और भी सिंपल तरीका बताऊंगा, दो एपी को अलग अलग करने की बजाय अगर आप इनको प्यार करवा दो, 1 और 5 6 होता है, 6 और 10 16 होता है, अभी 11 + 15 26 होता है। तो मेरे दोस्तों 6 16 26 आपको निकालना था 200 टर्म का सम, मैंने दो दो को प्यार करके एक बना दिया, तो आपको क्या निकालना है, अब इसके 100 ही टर्म का सम आपको निकालना है, 100 टर्म्स का। बात समझे कि नहीं समझे? क्योंकि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गई। देखो 616 10 का गैप है, 16 26 में 10 का गैप है, तो आपका ना थोड़ा सा काम आसान हो गया, ठीक है ना। अब आप यहां पे एवरेज का कंसेप्ट भी लगा सकते हैं, वो इच्छा आपकी, या एपी का फॉर्मूला भी आप जानते हैं। देखो अगर किसी समांतर श्रेणी का आपको nth टर्म निकालना है, तो कंसेप्ट क्या है, a + n - 1 × d, जहां d कॉमन डिफरेंस है। अगर किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग आपको निकालना है, तो वो कितना होगा, n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। तो आपको यहां पे 100 टर्म का सम निकालना है, 100/2 50, ठीक भाई। फर्स्ट टर्म कितना हो गया भाई आपका 6, 6 दूनी 12, और 99 कॉमन डिफरेंस मेरे दोस्तों आपका यहां पे 10 हो गया, ठीक है भाई। तो 990 और 12 1002 हो गया, 1002 की मेरे दोस्तों आपको यहां पे मल्टीप्लाई करनी है ओनली 50 में, ठीक है ना, 50 और 100। तो बहुत ही बेसिक सा सवाल है, इसमें कुछ है नहीं, कर पाओगे क्या, बोलो जी। आगे की तरफ दोस्तों हम लोग चलेंगे। देखो सिमिलरिटी से हर बार सवाल आता ही है, मैं आपसे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा कि भाई आपके सामने जैसे एक ये डिट्टो क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन करवाया हुआ है, एज इट इज क्वेश्चन सीएचएसएल के पेपर में पिछले साल भी आया था। आपके सामने मेरे दोस्तों एक ट्राइंगल एक्स वाई जेड है। अब इस पर दो पॉइंट है साइड एक्स वाई और यहां पर एक्स जेड पर हैं, दो पॉइंट हैं पी और क्यू, और पी क्यू जो है मेरे दोस्तों पैरेलल है वाई जेड के समांतर है। अब जैसे आप इस समांतर देखो तो आप तुरंत समझ जाओ थेल्स थ्योरम, छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। अब अगर जैसे यहां पे आपको दे दिया कि पी क्यू से वाई जेड का रेशियो एग्जाम्पल के लिए 3:8 है, 3:8, ठीक है भाई। और आपको मेरे दोस्तों यहां पे जो एक्स वाई दिया है वो 64 सेंटीमीटर दिया है, और आपसे पूछ लिया कि बताओ एक्सपी कितना है। ये सवाल आपसे मैंने पूछ लिया, मैंने पूछा, ये एसएससी का इससे कोई लेना देना नहीं है, बताओ जल्दी। तो आपके सामने एक ट्राइंगल एक्स वाई जेड है, इसमें ये लाइन पैरेलल है पी क्यू वाई जेड के, कि अगर आप ये कर रहे हो तो ये समझो कि आप कर लोगे सवाल, चिंता ना करो, यही लेवल है, सिमिलर है ना। छोटे बड़े ट्राइंगल पी क्यू से वाई जेड का रेशियो 3:8 है, तो भाई ये रेशियो भी 3:8 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बोलोगे हाँ जी सर होना चाहिए, क्लियर है, आप बोलोगे जी। अब जैसे यहां पे कितना दिया है, एक्स वाई आपका 64 दिया है, तो 8 की वैल्यू सवाल में 64 सेंटीमीटर है, 8 टाइम्स। तो आपसे एक्सपी पूछा है, 3 की वैल्यू भी मेरे दोस्तों 8 टाइम्स हो जाएगी आपकी 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। हो सकता है कि आगे कुछ दिन बाद ये आपसे पूछे कि पी वाई बताओ, पी वाई 40 होगा। क्वेश्चन ये भी बनता है कि आपसे ये पूछेगा कि बताओ भैया जी ये ट्राइंगल एक्स पी क्यू और ये जो चतुर्भुज पी क्यू वाई जेड है, ये जो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू जेड वाई है ना, एक ऑर्डर में लिखना चाहिए अपन को, इनके एरिया का रेशियो क्या होगा, एरिया का रेशियो। तो छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 3:8 है, सिमिलर ट्राइंगल में एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है, तो एरिया का रेशियो आएगा 3 स्क्वायर रेशियो 8 स्क्वायर, 9 रेशियो 64, ये आएगा। यानी कि ट्राइंगल एक्सपी क्यू का एरिया तो 9 है। अब लेकिन आपको तो चतुर्भुज का निकालना है ना, पी क्यू जेड वाई, चतुर्भुज कैसा आएगा, बड़े ट्राइंगल में से छोटे का घटा दो, 64 में से 9 माइनस कर दो 55, 9:55। ये आगे की शिफ्ट में आपको सवाल देखने को मिलेगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया? चैलेंजिंग इसमें कुछ भी नहीं है जी दोस्त। आगे चलेंगे मेरे दोस्त। हाँ जी, ये मैंने आपको कल ही बताया कि अगर आपको मेरे दोस्तों सेके, ठीक है मैं चेंज कर देता हूं भाई, अगर आपको यहां पे कॉसेके प्लस कॉटे बराबर के दिया है के, और मैं आपसे पूछ लूं बताओ कॉसे का मान कितना होगा, करना जरा।
ये सवाल सेक 10 में भी बनता है, कॉसेक कॉट में बनता है। अगर कॉसेक ए प्लस कॉट ए के है, सेम सेक 10 में भी होता है, तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए जो है वो आपका 1/k होगा। होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, 2 कॉसेक ए की जो वैल्यू होगी वो k प्लस 1/k आएगी, यानी कि k स्क्वायर प्लस 1/k। ये 2 है, हम 2 को कोपचे में ले जाएंगे मेरे दोस्तों, तो यहां पे 2k आएगा। ठीक, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई परेशानी है? यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं है। तो ये कॉसेक ए का मान आ गया, लेकिन आपसे तो कॉस ए पूछा है। अच्छा, कॉसेक ए क्या होता है? कॉसेक ए होता है हाइपोटीनस बटे परपेंडिकुलर, है ना, यही है। लेकिन आपको चाहिए कॉस निकालने के लिए बेस। अब देखो यहां पे मेंशन होगा कि k 1 से बड़ा या k 1 से छोटा। अगर k 1 से बड़ा है मेरे दोस्तों तो k स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना, वो वहां पे मेंशन किया होगा, ये आपका बेस आ जाएगा। तो कॉस कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? ट्रिपलेट बनना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरन ट्रिपलेट है। तो k स्क्वायर माइनस 1 अपॉन k स्क्वायर प्लस 1 इज द आंसर। ठीक है, हो सकता है यहां पे k की जगह आपको कोई वैल्यू डाल के दे दे, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू 2 3 4 5 कुछ भी डाल के दी जा सकती है। ठीक है भाई, एडवांस का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा है। ये देखिए, अब तो अर्थमेटिक एडवांस लगभग बराबर सा आता है, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे हैं जैसे ज्योमेट्री हो गया, एलजेब्रा हो गया और ट्रिग्नोमेट्री हो गया और 3D मेंसुरेशन हो गया। इन 4 टॉपिक से 10 नंबर के सवाल, 10 क्वेश्चन आने ही आने हैं, चाहे आप सीजल का प्री दें चाहे आप सीएचएसएल का पेपर दें। 4 क्वेश्चन जो टॉपिक है यही अर्थमेटिक में सबसे ज्यादा वेटेज है। और पूरे मैथ में अर्थमेटिक में सबसे ज्यादा सवाल आता है प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से। तो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट तो आपको छोड़ना ही नहीं है। जिस बच्चे का वो कमजोर है ना, ये समझो अर्थमेटिक का पूरा दिल उसका कमजोर है। ठीक है भाई, अच्छा भाई साहब देखो, मैं आपसे बड़ी कठिन सी चीज पूछूंगा, आप मुझे बताइएगा। यदि मैं आपसे सवाल पूछता हूं, यदि x माइनस 2y प्लस 3z बराबर 0, ठीक है ना, ये सब मेरी कल्पना है, समझिएगा। तो आप मुझे बताओ इसका मान क्या होगा? x क्यूब माइनस 8y क्यूब प्लस 27z क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी होगी? जरा मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दो। आप सभी भाई जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc होगा। बस यहां पे क्या किया हमने, a की जगह x, b की जगह माइनस 2y, c की जगह 3z, तो इसकी जो वैल्यू होगी 3abc होगी। 3 इंटू एक्स इंटू माइनस का 2y और इंटू 3 का z है भी, तो 3 या 9 दूनी 18 माइनस का 18xyz इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ये गलती मत करिएगा, यहां पे b की जगह माइनस 2y है तो आप विद साइन लेंगे चीजों को। क्लियर है भाई? कर पाओगे? करना पड़ेगा, रास्ता क्या आपके पास। हम आपसे देखो एक ऐसा सवाल पूछ लेते हैं बढ़ाने वाला, a माइनस बी है भी इंटू बी प्लस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीरीज बनती चली जाती है, इंटू ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4। आगे भी पूछ लें है भाई, इंटू ए की पावर 8 माइनस बी की पावर, सॉरी माइनस नहीं प्लस, ये बताओ जल्दी से। अच्छा ये हटाई देते हैं हम, अब करो, ये आ गया आपके सामने सवाल। देखिए b प्लस ए को आप ऐसे लिख सकते हो a प्लस बी, ये सवाल आपके सामने। यहां पावर 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है। अब देखो प्लस है, तब तक ये इसका प्यार नहीं जगेगा जब तक ऊपर नीचे a माइनस बी से गुणा ना हो। प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब देखो यहां पे ये क्या बन गया दोस्त, आप देखोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर क्या बन गया a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, फिर क्या बन गया a की पावर 8 माइनस बी की पावर 8, फिर क्या बन गया a की पावर 16 माइनस बी की पावर 16। तो a की पावर 16 माइनस बी की पावर 16 अपॉन a माइनस बी हो गया। क्लियर है? बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आसान सी बात थी। तो जब भी ऐसा कुछ आए सीक्वेंस बनाने वाला तो आप a माइनस बी से गुणा कर देना। अब जैसे हम आपसे पूछते हैं माइनस 9 माइनस 6 माइनस 3, इसके कितने पदों का योग है भाई? कितना कर लें? 45 है। बताओ, आपके सामने दे दिया हमने सवाल कि माइनस 9 माइनस 6 माइनस 3 और ये डॉट 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 आगे चलता जा रहा है। इसके कितने टर्म्स का सम 45 है। देखिए अगर आपके पास ऑप्शन होंगे
तो बेस्ट तरीका ऑप्शन ही है इस सवाल को करने का। अदरवाइज आपको दिखाई दे रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देखो 3 बढ़ता जा रहा है, -9 में +3 करेंगे -6 आएगा, -6 में +3 करेंगे -3 आएगा, तो 45। सपोज n टर्म का सम है ये, तो n/2 2a, 2a का मतलब मेरे दोस्तों -18 प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस कितने का है मेरे दोस्तों, यहां पे 3 का कॉमन डिफरेंस है, मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये 45 दूनी 90, 90 को हम 3 से काट लेते हैं, 30 बराबर n अभी -6 प्लस n-1, यही आएगा क्या, वे 45 दूनी 90 है और 3 ले लेते खोपचे में, 30 रह जाएगा मेरे प्यारे भाई, और ये n-1 और ये -6, तो ये n-7 हो जाएगा, -6 -1 -7। तो एक्चुअली यहां से क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई। इतना करने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि आपके पास तो ऑप्शन होंगे। ठीक भाई, कुछ सेटिस्फाई कर रहा है, 10 कर रहा है ना, 10 इसको सेट कर रहा है, 10 10 -7 3, 10 30 होता है, समझ में आ गया। बट ये नहीं किया जाएगा, मेरे पास तो ऑप्शन है, इसलिए बनाना पड़ रहा है, समझ में आया। केवल सिंपल आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए एपीजीपी एचपी के, कभी भी सवाल इनका आ सकता है, कई सालों तक सूखा रहता है, एपीजीपी से कोई सवाल नहीं आता, अनप्रिडिक्टेबल चीजें हैं। ठीक है भाई, अच्छा आपके पास एक स्फेयर है, स्फेयर समझ रहे हो, स्फेयर, ठीक है ना। स्फेयर की जो रेडियस है, रेडियस उसको 10% क्या कर दूं, डिक्रीज कर देते हैं। चलो तो आप मुझे बताओ स्फेयर के टोटल सरफेस एरिया में कितना चेंज आएगा और स्फेयर के वॉल्यूम यानी कि आयतन में कितने प्रतिशत का चेंज आएगा। एक गोला है, गोले की रेडियस को 10% घटाया जाता है, देखो स्टैंडर्ड डाटा है, ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करवा रहा वो आपसे, तो आपसे टोटल सरफेस एरिया वॉल्यूम में कितना परसेंटेज चेंज आएगा। देखो टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो 4πr² होता है, रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। वॉल्यूम 4/3πr³ होता है, रेडियस की पावर 3 पे डिपेंड करता है। अगर यहां पर रेडियस 10% घट रही, इसका मतलब 10 से 9, ठीक है भाई। तो भैया टोटल सरफेस एरिया इस रेशियो में चेंज होगा, 100 से 81, 100 से 81 का मतलब टोटल सरफेस एरिया तो 19% घट जाएगा। लेकिन अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम मेरे दोस्तों 10 क्यूब से 9 क्यूब हो गया, यानी कि 1000 से 729, यानी कि 100 से 72.9, तो कितना डिक्रीज हो गया, 27.1 आएगा ना, 27.1% आपका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है। आप यहां पे 10 का सक्सी भी लगा सकते हो, देखो डिक्रीज हो रहा है तो विद माइनस साइन लेंगे फॉर्मूले में, बढ़ रहा है तो पॉजिटिव साइन लेंगे, रेशियो बेटर है मेरे दोस्त, ठीक है। देखिए भाई आप ये बात जानते ही हैं कि अगर आपके सामने कोई ट्राइंगल है, कुछ भी नाम दे दो, सपोज PQR, अगर इस ट्राइंगल का C सरकम सेंटर है, सरकम सेंटर, तो आप मुझे बताओ ये सरकम सेंटर है जिसको हम अपन लोग हिंदी में कहते हैं परिकेंद्र, तो ये एंगल QCR कितना होगा, एंगल QCR, तो एंगल QCR जो होगा सरकम सेंटर पे बना एंगल, वो वर्टेक्स पे बने एंगल का दुगना होता है। लेकिन अगर सपोज आपका I इन सेंटर है, अंतः केंद्र है, लंब अंतः केंद्र इन सेंटर I, तो ये QR द्वारा इन सेंटर पे बना एंगल कितना होगा मेरे दोस्तों, तो ये होगा 90 डिग्री प्लस थर्ड एंगल का आधा P/2। ये दोनों बातें पता होनी चाहिए। अब जैसे इस पे कैसे भी सवाल बन सकता है, सपोज आपको जैसे ये एंगल 65 डिग्री का दे दिया मेरे दोस्तों, ये एंगल आपको 40 डिग्री का दे दिया, बोला है C सरकम सेंटर है मुंह उठा के, तो आप बताओ एंगल QCR कितना होगा। हाँ जी भाई साहब जवाब दो, कौन कर देगा इस सवाल को। एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, न्यून कोण त्रिभुज है, तो सरकम सेंटर हमेशा ट्राइंगल के अंदर होगा। राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होगा, लेकिन ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल है, सरकम सेंटर उस केस पे ट्राइंगल के बाहर होगा। ये छोटी छोटी सी बातें हैं। तो 65 और 40 मेरे दोस्तों कितना आ गया, 6 4 10, 105 हो गया मेरे प्यारे भाई, ठीक है भाई। तो ये कितना बचा मेरे प्यारे भाई, तो 75 डिग्री का बच गया ना, और अगर ये 75 डिग्री है तो ये 150 डिग्री का आ गया। बताओ इसमें क्या दिक्कत है, कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं। आपसे यहां पे इन सेंटर पे भी पूछा जा सकता है, इन सेंटर पे कितना एंगल बनेगा, ठीक है। चलो सब आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है। देखो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ए किसी काम को कितना ले ले 35 दिन में करता है, ठीक है ना, बी उस काम को 15 दिन में करता है,
15 दिन में। तो आप मुझे बताओ दोनों मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर 3/5 काम कितने दिन में करेंगे? 3/5 काम कितने दिन में करेंगे? देखो जब हम टाइम एंड वर्क पढ़ाते हैं तो सबसे शीट का जो पहला दूसरे नंबर का जो सवाल होता है वो इसी लेवल का होता है, मतलब यही सवाल होता है भाई, इससे नीचे तो कुछ होता ही नहीं है ना। तो मतलब आप किसी चैप्टर का शुरुआती फेज भी आप पढ़ते हो तो भी आपको कॉन्फिडेंस रहेगा प्री के पेपर में। लेकिन आसान पेपर में केवल मैथ्स वाले सेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, पेपर आसान है और फिर भी आप 4-5 सवाल गलत कराते हो या छोड़ आते हो या आपसे नहीं बनते हैं, तो आपकी गिनती बहुत ही निम्न स्तर के विद्यार्थियों में होती है। ये भी सही बात है, ठीक है, क्योंकि लाखों लोग ऐसे जो इसको सही करके आएंगे। जीएस में मेरे दोस्तों कठिन आने पर आपसे एक सवाल सही ना हो, आपकी कोई इज्जत नहीं उतारी जाएगी, लेकिन गणित में आसान पेपर आने पर आपके 4 सवाल भी गलत हो गए तो आपकी इज्जत उतार लेते हैं लोग, हैं भाई। ए 35 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, दोनों लोग मिलकर 3/5 काम कितने दिन में करेंगे? देखो 35 और 15 का एलसीएम होता है 105, ये टोटल वर्क हो गया। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3, और बी की एफिशिएंसी आ गई मेरे दोस्तों 7। कुछ ऐसा ही है क्या? आप बोलोगे हाँ जी सर है तो ऐसा ही। तो दोनों लोग मिलकर काम करेंगे 105 यूनिट है भाई। कितनी एफिशिएंसी के साथ? 3 और 7 10 एफिशिएंसी के साथ टोटल काम इतने दिन में होगा। लेकिन आपको तो 3/5 काम ही करना है, तो 3/5 काम कितने समय में होगा? ये 3/5। तो 5 से मेरे दोस्तों 21 बार चला जाएगा और 21 से 63/10 6.3 डेज में। और ये सवाल का आंसर होगा। बताओ, इसमें कोई घबराने वाली बात है ही नहीं, कर लेंगे ना? अच्छा ई वाला और बता दो, आप मुझे बताओगे क्या? यदि a + b + c = 0, ठीक है भाई, एंड क्या बना दें? a² + b² + c² = 50, ठीक है भाई। तो आपसे पूछ लेते हैं, बताओ 6ab + 6bc + 6ca = क्या? बनाइए भाई, ठीक है ना। 3 दिन पहले ही मैंने आपको 1 मिनट में एक कंसेप्ट समझाया था। 3 दिन पहले ही जो हमारा छोटा यूट्यूब चैनल जिस पर मैं छोटी छोटी वीडियो क्लिप डालता हूं, मैथ्स वंडर इन सेकंड्स, उस पर मैं ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट जो प्री लेवल पे ज्यादा काम आते हैं उनको शेयर करता रहता हूं। ये बताओ 6ab + 6bc + 6ca। अब देखो 6 का तो कोई मतलब है ही नहीं, वो तो कॉमन ही आ जाएगा, ab + bc + ca। और अल्टीमेटली मुझे ये निकालना, और इसके लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है अगर ये दोनों दिए हों। क्या है भैया? a + b + c का होल स्क्वायर अभी -a² + b² + c² बटे 2, ठीक है भाई। तो कितना आ जाएगा? ये माइनस का 150 सवाल का आंसर था। बहुत ही इजी सवाल है दोस्त, कुछ इसमें है ही नहीं, ठीक है भाई। ऐसा कुछ इसमें खास कराने लायक है नहीं मेरे दोस्तों। जैसे मैं आपसे पूछता हूं 2 सिलेंडर हैं, 2 बेलन, या मैं आप तो कोन बना देता हूं, ठीक है ना। 2 कोन से 2 शंकु, ठीक है भाई। उनका क्या दे दे? उनके वॉल्यूम का अनुपात, उनके वॉल्यूम का अनुपात कितना बना दें? 15:28, ठीक है ना। वॉल्यूम का रेशियो मेरे दोस्तों ये है, ठीक है भाई साहब, कोई तकलीफ? और उनकी जो हाइट का रेडियस का रेशियो है, रेडियस का जो रेशियो है वो है 7:3। तो आप मुझे बताओ उनकी हाइट का रेशियो क्या होगा? बनाइएगा। आपके पास 2 कोन हैं, उनके वॉल्यूम का रेशियो ये है, रेडियस का रेशियो ये है। काफी कठिन सवाल है, हाइट का रेशियो क्या होगा? तो मेरे प्यारे भाई आप जानते कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 πr²। 1/3 पाई इज द कांस्टेंट, तो वॉल्यूम डिपेंड करता है r² h पे, ठीक है ना। अगर आपको हाइट निकालें तो कैसे निकलेगा? वॉल्यूम के रेशियो को रेडियस के स्क्वायर के रेशियो से भाग देना है। वॉल्यूम कितना है मेरे दोस्तों? 15 से 28 हो गया। हाइट कितनी है मेरे? रेडियस का स्क्वायर किस रेशियो में चेंज हुआ? 49:9, ठीक है भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये तो मैंने बहुत कैलकुलेटिव बना दिया भाई। इसको ना इधर कर लेता हूं, 3:7। समझ में आया? अबे आगे समझ में, ठीक है भाई। तो रेडियस का स्क्वायर कितना होगा? 9:49। आप बोलोगे हाँ जी सर।
अब इनको भाग करना, भाग करने का तरीका क्या है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई पेल दो आप, तो 15 गुणा 49 रेशियो 9 गुणा 28, ये आ जाएगा मेरे दोस्तों। देखो कट गया, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 7 सत्ते 49, 7 चौक 28, और तो कुछ कटेगा नहीं, तो 35 रेशियो 12 आ गया, 35 रेशियो 12, ये दोनों कोण की हाइट का रेशियो हो जाएगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अब यहां पे कोण की जगह सिलेंडर भी हो सकता है या कोई और फिगर हो सकती है, कंसेप्ट आपको यही रखना है। अच्छा, अरे कर लोगे ना भाई। एक क्लास में बॉयज हैं, बॉयज का एवरेज 54 है, एक क्लास में लड़कियां हैं, लड़कियों का एवरेज वजन 31 है, 31 क्लास में 200 क्लास में कुछ स्टूडेंट है, उनका एवरेज 50 है। तो बताओ बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो। देखो ये सवाल है दोस्त, बॉयज हैं गर्ल्स हैं, बॉयज का एवरेज दे रखा है, गर्ल्स का दे रखा, पूरी क्लास का दे रखा है, पूरी क्लास का एवरेज इन दोनों के बीच में होगा, तो बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो कितना आएगा, 19 रेशियो मेरे दोस्तों यहां पे 4, ये आ गया। अब आपको ये भी दे सकता है टोटल क्लास में इतने स्टूडेंट है, बताओ बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं। जब आपको रेशियो पता चल गया तो आपसे यहां पे नंबर्स भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है भाई, देखो मुझे लगता है आपको इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं, बड़ा बेसिक सा सवाल है, हटाओ। ठीक है भाई, तो ये CHSL के क्वेश्चन से बार बार रिपीट, देखो जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसमें जो प्राइमरी बेसिक कंसेप्ट होता है, अगर आपको उसकी जानकारी है पूरे सिलेबस की, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने छोड़ छोड़ के पढ़ा है तो आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है भाई, रीजनिंग के 2-3 सवाल थोड़े तगड़े आ रहे हैं, उनको ध्यान से टाइम देके करना, चाहे आप उनमें 2-3-4 मिनट दे सकते हैं सारा सेक्शन अटेम्प्ट करने के बाद। चलिए भाई, धन्यवाद।